रेखा ने फिल्म इंडस्ट्री के चेहरे पर ऐसा दाग लगा दिया है जिसे आसानी से नहीं धोया जा सकता। अब कोई भी इज्जतदार परिवार किसी भी अभिनेत्री को अपनी बहू बनाने से पहले 100 बार सोचे। पेशेवर तौर पर भी रेखा के लिए अब आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। कोई भी जिम्मेदार निर्देशक उनके साथ काम नहीं करना चाहे। दर्शक उन्हें भारत की नारी या इंसाफ की देवी के रूप में कैसे स्वीकार करेंगे? रेखा के ऊपर ये सवाल खड़े किए थे प्रोमिनेंट इंडियन फिल्म मेकर सुभाष घई ने। आखिर ये पूरा माजरा था क्या? फ्रेम बाय फ्रेम में आज हिंदी फिल्मों की सुपरस्टार द ओरिजिनल डीवा रेखा की पूरी दास्तां। साल 1947, मद्रास का मशहूर जेमिनी स्टूडियो। उस वक्त इस स्टूडियो के बैनर तले बनने वाली फिल्मों में एक अदाकारा अक्सर दिखाई दिया करती थी। यह अदाकारा थी पुष्पावली। पुष्पावली एक महत्वाकांक्षी महिला थी। कहते हैं कि उस वक्त पुष्पावली और जेमिनी स्टूडियो के मालिक एस.एस. वासन के दरमियान काफी नजदीकियां थी। पुष्पावली जेमिनी स्टूडियोज की फिल्मों की स्टार थी, मगर उनकी असल चाहत वासन के साथ घर बसाने की थी। वासन भी पुष्पावली से बहुत प्यार करते थे, मगर वो शादीशुदा थे। वो पुष्पावली को सब कुछ देने के लिए तैयार थे सिवाय अपने नाम के। इसी साल वासन पुष्पावली के करियर की सुपरहिट फिल्म मिस मालिनी को प्रोड्यूस करते हैं। इस फिल्म में एक नया लड़का रामास्वामी गणेशन एक छोटा मगर अहम किरदार निभा रहा था। शूटिंग के दौरान पुष्पावली और रामास्वामी में गहरी दोस्ती हो जाती है। मिस मालिनी की कामयाबी के बाद एस.एस. वासन पुष्पावली को लेकर हिंदी फिल्म संसार को प्रोड्यूस करते हैं। यह भी एक जबरदस्त हिट साबित होती है। फिल्म संसार की सक्सेस के बाद वासन हिंदी फिल्मों में अपने करियर का सबसे बड़ा रिस्क लेते हैं। वो हिंदी फिल्मों के दो सबसे बड़े सुपरस्टार्स देवानंद और दिलीप कुमार के साथ फिल्म इंसानियत का ऐलान करते हैं। ये उस वक्त की बहुत बड़ी खबर थी, क्योंकि यहां पहली दफा देव आनंद और दिलीप कुमार साथ में स्क्रीन शेयर कर रहे थे। वासन पुष्पावली को फिल्म की मुख्य नायिका बनाना चाहते थे। वो जानते थे कि इस फिल्म से पुष्पावली बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हीरोइन बन जाएंगी। लेकिन वासन की सिर्फ एक शर्त थी, और वो ये कि पुष्पावली को फिल्म इंसानियत और रामास्वामी में किसी एक को चुनना होगा। पुष्पावली अपने दिमाग की जगह अपने दिल की सुनकर रामास्वामी को चुनती हैं। इस घटना के बाद रामास्वामी गणेशन भी एक नए नाम जेमिनी गणेशन के साथ जेमिनी स्टूडियो से अलग हो जाते हैं और आगे वो तमिल फिल्मों में किंग ऑफ रोमांस का ओहदा हासिल करते हैं। पुष्पावली जेमिनी गणेशन से शादी करना चाहती थी, लेकिन एस.एस. वासन की तरह जेमिनी गणेशन भी पहले से शादीशुदा थे। वो पुष्पावली के साथ अपने रिश्ते को कोई नाम नहीं दे सकते थे। जेमिनी गणेशन की चाहत में पुष्पावली ने हिंदी फिल्मों में अपने एक बेहतरीन करियर को दरकिनार कर दिया था, लेकिन अंत में पुष्पावली जेमिनी गणेशन की जिंदगी में महज दूसरी औरत बनकर रह जाती हैं। तारीख 10 अक्टूबर साल 1954। पुष्पावली और जेमिनी की पहली संतान भानु रेखा का जन्म होता है। पूरी इंडस्ट्री में जेमिनी गणेशन की एक नाजायज औलाद की खबर जंगल की आग की तरह फैलती है। भानु रेखा की मां पुष्पावली ने हमेशा से अपनी बेटी को यही बताया कि उसका पूरा नाम भानु रेखा गणेशन है, क्योंकि वो अपनी बेटी के वजूद को जायज बनाना चाहती थी। गणेशन नाम में जो इज्जत और गैरत थी, मां उससे अपनी बेटी को उसके हक के तौर पर देना चाहती थी। मगर भानु रेखा के लिए उसका बचपन आसान नहीं था। कहते हैं जब जिंदगी बिना बाप के साए में गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे बिना किसी नक्शे के एक अनजान सफर पर निकल पड़े हों। दुनिया किस मोड़ पर क्या दिखाएगी इसका कोई अंदाजा नहीं होता। ऐसा ही कुछ भानु रेखा के साथ हो रहा था। एक बड़ी होती हुई बच्ची के लिए उसका स्ट्रगल उसके स्कूल के दिनों से ही शुरू हो गया था। जेमिनी गणेशन की दूसरी बीवी से हुए बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ा करते थे जिसमें भानु रेखा पढ़ती थी। भानु रेखा के माँ बाप की सच्चाई पूरे स्कूल को मालूम थी। स्कूल में दूसरे स्टूडेंट्स भानु रेखा को नीची नजर से देखते और उसका मजाक उड़ाया करते थे। धीरे धीरे बढ़ती उम्र का असर अब पुष्पावली पर दिखाई देने लगा था। फिल्मों के ऑफर्स लगभग बंद हो चुके थे। देखते ही देखते पूरा परिवार बिखरने की कगार पर आ पहुंचा। परिवार की पूरी जिम्मेदारी अब घर की बड़ी बेटी भानु रेखा पर आ गई थी। भानु रेखा से यह दबाव सहन नहीं हो रहा था। वो इस कदर मायूस हो गई थी कि एक रात उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, क्योंकि वो एग्जाम्स में फेल हो गई। पुष्पावली ने अपनी बेटी के बिखरे हुए यकीन को समेटते हुए उसे समझाते हुए कहा कि इन मुश्किलों से भाग जाना कोई हल नहीं है। पुष्पावली ने भानु रेखा को फिल्मों में काम करने की सलाह दी। ना चाहते हुए भी बेटी ने अपने मां की ये बात मान ली।
भानु रेखा को यह एहसास हो गया कि अगर उसे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले उसे अपना नाम बदलना होगा। उसे वो इज्जत हासिल करनी होगी जिससे उसकी मां पुष्पावली महरूम रह गई थी। और इस कड़ी में भानु रेखा ने अपने नाम से अपना सरनेम गणेशन हमेशा के लिए अलग कर दिया। भानु रेखा को हिंदी फिल्मों में पहला बड़ा मौका उस वक्त के नामी प्रोड्यूसर कुलजीत पाल ने फिल्म अनजाना सफर में दिया। यह एक डिलेड फिल्म थी और साल 1979 में दो शिकारी के नाम से रिलीज हुई थी। कुलजीत भानु रेखा की स्पॉन्टेनिटी और उनकी शार्प मेमोरी से बहुत इंप्रेस हुए थे। साल 1969 में भानु रेखा मुंबई तब बॉम्बे पहुंचती है। भानु रेखा को बॉम्बे शहर नहीं जंगल नजर आता है। बॉम्बे में लोग उसके नए नक्श और उसके सांवले रंग पर बहुत मजाक बनाते। इंडस्ट्री का परसेप्शन चाहे जो भी हो, लेकिन अब तकदीर ने भानु रेखा का हाथ थाम लिया था। बॉम्बे पहुंचने के एक महीने के अंदर भानु रेखा ने 3 और फिल्में साइन कर ली। ये फिल्में थीं सावन भादो, हसीनों का देवता और मेहमान। इन फिल्मों में भानु रेखा को अपना नया स्क्रीन नेम मिला, रेखा। रेखा की हिंदी फिल्मों में शुरुआत जितनी बड़ी थी, उनका सफर उतना ही मुश्किल था। फिल्म अनजाना सफर में रेखा अपने वक्त के बड़े सुपरस्टार बिस्वजीत चैटर्जी के साथ काम कर रही थी। फिल्म के मेकर्स ने फिल्म की हाइप क्रिएट करने के लिए एक सेंसेशनल पब्लिसिटी स्टंट का सहारा लिया। फिल्म की शूटिंग महबूब स्टूडियो में हो रही थी। फिल्म में रेखा और बिस्वजीत के दरमियान एक रोमांटिक सीन फिल्माया जाने वाला था। जैसे ही शॉट शुरू होता है, बिस्वजीत रेखा को अपनी बाहों में भरकर उन्हें चूमना शुरू कर देते हैं। रेखा हैरान रह जाती है क्योंकि सीन के इस हिस्से से वो बेखबर थी। ये शॉट 5 मिनटों तक चलता रहा। इस वाकये का इससे भी घिनौना पहलू यह है कि जब ये सीन फिल्माया जा रहा था, तब सेट पर मौजूद सारे यूनिट मेंबर्स सीटियां और तालियां बजाने लगते हैं। रेखा की आंखें बंद थीं मगर जिल्लत से भीगी हुई थी। वो उस वक्त कुछ ना कह सकी क्योंकि वो जानती थी कि करियर की शुरुआत में अपने साथ पेश आई इस बदसलूकी पर उन्होंने अगर आवाज उठाई तो उन्हें फिल्म से निकाला भी जा सकता है। काफी वक्त बाद इस किस्से को याद करते हुए रेखा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, ये मेरा फैसला नहीं था, मैं तो खुद हैरान रह गई थी। उस एहसास की भरपाई नहीं हो सकती। इस इंसिडेंट के बाद ऐसा लिखा गया कि साउथ से हिंदी फिल्मों में एक एक्ट्रेस आई है जिसे फिल्मों में बोल्ड सीन्स शूट करने से कोई समस्या नहीं है। पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री रेखा को पहचानने लगी थी। 15 बरस की रेखा इस नादान उम्र में यह समझ गई कि इस पेशे में हर स्कैंडल एक पब्लिसिटी है और हर ट्रेजेडी एक अपॉर्चुनिटी। रेखा की एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये काम वो सिर्फ अपने घर की माली हालत को सुधारने के लिए कर रही थी। वो पैसे बनाने के दूसरे जरियों को भी तलाश रही थी। साल 1969 में रेखा को एक सॉफ्ट ड्रिंक की एड में डायरेक्ट करने वाले प्रोमिनेंट फिल्म मेकर स्वर्गीय श्याम बेनेगल ने एक इंटरव्यू में कहा था, वो बहुत छोटी थी, कोई 14 या 15 बरस की। लेकिन उस एड फिल्म में जो सबसे ज्यादा मैंने नोटिस किया वो था कैमरे के सामने उसका आत्मविश्वास। 70 के दशक की शुरुआत में सायरा बानू, शर्मिला टैगोर, मुमताज और हेमा मालिनी, ये 4 अभिनेत्रियां अपने करियर के शिखर पर थीं। साल 1971 में फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी अभिनेत्री जया भादुड़ी को एक सुपरहिट फिल्म गुड्डी से लॉन्च करते हैं। इस फिल्म से जया भादुड़ी की इमेज एक सीरियस एक्ट्रेस की बन जाती है। रेखा के पास ढेरों फिल्में थी लेकिन अभी भी उन्हें एक सीरियस एक्ट्रेस नहीं माना जाता था। उनकी पहचान एक ऐसी एक्ट्रेस की थी जो अपने बोल्ड और प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स की वजह से लाइमलाइट में बनी रहती है। साल 1972 में रेखा अपने वक्त के सुपरस्टार जितेंद्र के ऑपोजिट फिल्म एक बेचारा में नजर आती हैं। एक सुपरस्टार के साथ ऑन स्क्रीन पेयरिंग में रेखा को पहली दफा यह महसूस होता है कि लोग उनके साथ इज्जत से पेश आ रहे हैं। रेखा जितेंद्र को पसंद करने लगती हैं। उस वक्त जितेंद्र ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में थे। जितेंद्र की गर्लफ्रेंड का नाम शोभा था जो एक एयर होस्टेस थी और आज शोभा कपूर जितेंद्र की वाइफ है। उस वक्त रेखा मीडिया के सामने जितेंद्र और अपने रिलेशनशिप के बारे में खुलकर बातें करने लगी थी। जितेंद्र को ये सही नहीं लगा और उन्होंने रेखा से ये साफ कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर शोभा से अलग नहीं होंगे। रेखा को ये नागवार गुजरा था। आगे चलकर रेखा ने जितेंद्र के साथ अपने रिश्ते पर बात करते हुए एक इंटरव्यू में कहा, मैं उस आदमी से नफरत करती हूं जिसने मेरे बचपन के प्यार, रोमांस और शादी के सारे ख्वाब तोड़ दिए।
मेरी भी बस इतनी सी ख्वाहिश थी कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा शख्स हो जिसे मैं अपना कह सकूं, जिसकी इज्जत कर सकूं, जिस पर यकीन कर सकूं। और मैंने जीतू पर भरोसा किया। उस वक्त मुझे शादी की चाहत नहीं थी, मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि वो मेरे जज्बातों की कदर करे। जितेंद्र के बाद रेखा की जिंदगी में विनोद मेहरा आते हैं। विनोद एक उभरते हुए कलाकार थे और सच कहूं तो विनोद वो पहले शख्स थे जिन्होंने रेखा से सच्चे दिल से प्यार किया था। रेखा प्यार से विनोद को विन विन बुलाती थी, लेकिन विनोद मेहरा की मां कमला मेहरा को विनोद और रेखा का ये रिश्ता नामंजूर था और उसकी वजह थी रेखा की आउटगोइंग और ब्लंट पब्लिक इमेज। विनोद के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए रेखा ने एक दफा बयान दिया, एक मर्द को समझने के लिए उससे मोहब्बत करनी पड़ती है, उसके करीब, बेहद करीब जाना पड़ता है। प्रीमैरिटल सेक्स नेचुरल है और जो लोग कहते हैं कि एक सिंगल लड़की सिर्फ सुहागरात के दिन सेक्स कर सकती है, वो सरासर बकवास करते हैं। रेखा की बायोग्राफी, रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में फिल्म जर्नलिस्ट यासिर उस्मान के मुताबिक रेखा और विनोद ने छुपकर कलकत्ता में शादी कर ली थी। जब वो दोनों घर पर विनोद की मां कमला मेहरा के सामने पहुंचते हैं तो कमला रेखा को बुरी तरह जलील करती हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि वो रेखा को मारने के लिए अपनी चप्पल तक उठा लेती हैं। रेखा उस वक्त दरवाजे की चौखट पर खामोश खड़ी रहती हैं। ये बात कितनी सच है ये रेखा के सिवाय तो कोई नहीं जानता, क्योंकि साल 2004 में टॉक शो रॉन्डेवू विद सिमी गरेवाल में रेखा ने इस बात को सिरे से नकार दिया था कि विनोद मेहरा से कभी उनकी शादी भी हुई थी। हालांकि रेखा ने विनोद को अपना क्लोज फ्रेंड जरूर बताया था। उस वक्त रेखा का अपने करियर से ज्यादा ध्यान अपने रिलेशनशिप्स पर हुआ करता था। विनोद मेहरा के बाद रेखा का नाम वेटरन एक्टर जीवन के बेटे किरण कुमार के साथ जुड़ता है, लेकिन विनोद की मां की तरह किरण के पिता जीवन ने भी रेखा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। जीवन एक ऐसी लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करना चाहते थे जिसके पास अपने बाप का नाम हो, और रेखा तो अपना पूरा नाम, अपने पिता से मिली पहचान को बहुत पीछे छोड़ आई थी। गॉसिप कॉलम्स से अलग हिंदी फिल्मों में पहली दफा रेखा की एक्टिंग स्किल्स की तारीफ फिल्म दो अनजाने में होती है। यह पहली बार हुआ था जब रेखा ने स्क्रीन पर एक ग्रे शेड कैरेक्टर प्ले किया था। फिल्म के डायरेक्टर थे दुलाल गुहा और उन्होंने रेखा को उनके कैरेक्टर सुनीता देवी का बहुत प्रोफाउंड नरेशन दिया था। पहली मर्तबा किसी डायरेक्टर ने रेखा को एक सिंसियर एक्टर के जैसे ट्रीट किया था और यह सिंसियरिटी रेखा के अभिनय में भी दिखाई देती है। सिर्फ यही नहीं, इस फिल्म में हम पहली दफा रेखा और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को एक साथ काम करते हुए देखते हैं। अमिताभ बच्चन तब भी पूरी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी सिंसियरिटी और पंक्चुअलिटी के लिए मशहूर थे और आज भी हैं। इंडस्ट्री इनसाइडर्स को लगा था कि फिल्म दो अनजाने की मेकिंग में बहुत मुश्किलें आने वाली हैं, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरक्स। पूरी फिल्म इंडस्ट्री को एज अ प्रोफेशनल रेखा का एक बिल्कुल नया रूप दिखाई देता है। अमिताभ बच्चन के साथ काम करते हुए रेखा अपने काम की तरफ ज्यादा गंभीर हो जाती हैं। अमिताभ बच्चन की शख्सियत का उन पर जो असर हुआ था उससे बयां करते हुए वो सिमी गरेवाल से उनके शो रॉन्डेवू विद सिमी गरेवाल में कहती हैं, वो कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं उनके जैसे इंसान से पहले कभी नहीं मिली। आखिर एक ही शख्स में इतनी सारी खूबियां कैसे मिल सकती हैं। फिल्म दो अनजाने में रेखा की एक्टिंग की बहुत तारीफ हुई थी और उन्होंने इसका पूरा क्रेडिट अमिताभ बच्चन को दिया। रेखा ने एक मर्द में जो कुछ भी चाहा था वो सब उन्हें अमिताभ में दिखाई देने लगा और देखते ही देखते उनका दिल अमिताभ बच्चन पर आ गया। जहां तक अमिताभ बच्चन का सवाल है तो वो साल 1973 में ही जया भादुड़ी के साथ शादी के बंधन में बंध चुके थे। साल 1976 में फिल्म दो अनजाने के बाद रेखा में गजब का प्रोफेशनल और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है। फिल्म खून पसीना में रेखा के साथ काम करने वाले प्रोड्यूसर और डायरेक्टर प्रकाश मेहरा कहते हैं, रेखा को तराशने वाले शख्स अगर कोई थे तो वो अमिताभ थे। उन्होंने उन्हें बोलना, चलना और खुद को पेश करना सिखाया। रेखा अमिताभ पर इस कदर फिदा थी कि उन्हें जरा भी एहसास नहीं था कि वो उसी राह पर चल पड़ी थी जिस पर चलकर उनकी मां हमेशा जायज और नाजायज के दो राहे पर खड़ी रही।
आहिस्ता आहिस्ता रेखा की जिंदगी अब उनकी मां पुष्पावली की जिंदगी का अक्स बनती जा रही थी। वो भूल गई थी कि यह कहानी सिर्फ उनकी नहीं थी, इसमें एक और अहम किरदार था, अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन। रेखा को अभी भी एक ऐसी फिल्म की तलाश थी जो ये साबित कर सके कि दो अनजाने की कामयाबी महज इत्तेफाक नहीं थी। साल 1978 में रेखा की एक बहुत स्पेशल फिल्म घर रिलीज होती है। इस फिल्म में रेखा ने आरती नाम की लड़की का किरदार, जो कि एक रेप सर्वाइवर थी, बहुत संजीदगी से निभाया था। आपकी परफॉर्मेंस इतनी कन्विंसिंग थी कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अगर सही मौके मिले तो रेखा इस मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में अकेले अपने कंधों पर फिल्म को कामयाब बनाने की काबिलियत रखती हैं। रेखा के डायरेक्टर गुलजार के मुताबिक रेखा किरदारों को लिबास की तरह पहन लेती है। इस फिल्म में रेखा और उनके को स्टार विनोद मेहरा की केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आई थी। रेखा और विनोद का इक्वेशन भी किसी से छुपा हुआ नहीं था। मीडिया ने रेखा से जब फिल्म के रोमांटिक सीन्स के बारे में पूछा तब बकौल रेखा, मेरे रोमांटिक सीन्स इतने कन्विंसिंग इसलिए थे क्योंकि उन पलों में मैं उनकी जगह विनोद मेहरा को महसूस करती थी। यहां रेखा का इशारा दरअसल अमिताभ बच्चन की ओर था। इसी साल रेखा प्रकाश मेहरा की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में नजर आती हैं और एक सुपरस्टार बनने की राह पर निकल पड़ती हैं। फिल्म में रेखा एक तवायफ ज़ोहराबाई का किरदार निभाती हैं। यह फिल्म शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के क्लासिकल नॉवेल देवदास की मॉडर्न रेंडिशन थी। इस फिल्म का एक गाना सलामे इश्क आज भी उतना मशहूर है जितना ये तब हुआ था। गाने की शुरुआत में ज़ोहराबाई कहती हैं, इश्क वालों से ना पूछो कि उनकी रात का आलम तन्हा कैसे गुजरता है, जुदा हो हम सफर जिसका वो उसको याद करता है, ना हो जिसका कोई वो मिलने की फरियाद करता है। सिकंदर अमिताभ बच्चन के सामने जब ज़ोहराबाई रेखा ये कहती हैं तब दर्शकों को यकीन हो जाता है कि ज़ोहराबाई और रेखा दोनों एक ही शख्स हैं। अमिताभ और रेखा के अफेयर की खबरें एंटरटेनमेंट मैगजीन्स और टैबलॉइड्स की कवर स्टोरी बन गई थी। यहां पर अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन अपने रिश्ते को बचाते हुए अमिताभ बच्चन को आगे रेखा के साथ फिल्में ना करने की गुजारिश करते हैं। अमिताभ को जया की ये बात सही लगती है। बकौल रेखा, इंडस्ट्री में हर कोई मुझसे कह रहा था कि उन्होंने अपने प्रोड्यूसर से साफ कह दिया है कि अब वो मेरे साथ काम नहीं करेंगे। जब मैंने उनसे इस बारे में पूछना चाहा तो उन्होंने बस इतना कहा, मैं इस पर एक शब्द नहीं कहूंगा, मुझसे इसके बारे में मत पूछो। इस वाकये के बाद रेखा को इंडस्ट्री में द अदर वुमन, दूसरी औरत का तमगा मिल गया था। रेखा पर कमेंट करते हुए एक दफा मशहूर अभिनेत्री नरगिस ने साल 1976 में कहा था, वो मर्दों को ऐसा आभास देती है कि उसे आसानी से हासिल किया जा सकता है। कुछ लोग रेखा को डायन तक मानते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उसे समझ पाती हूं। रेखा भी भटकी हुई है, उसे एक मजबूत सहारे की जरूरत है। रेखा यह जानती थी कि चाहे इंडस्ट्री इनसाइडर्स हो, मीडिया हो या फिर ऑडियंस, सबकी नजरें उन पर टिकी हुई हैं। यह तारीख थी 22 जनवरी और साल था 1980 और मौका था सुपरस्टार फिल्म मेकर राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर और अदाकारा नीतू सिंह की शादी का। इस समारोह में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने नाम मसलन देव आनंद, धर्मेंद्र, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन बतौर मेहमान शरीक हुए थे। महफिल अपने पूरे रंग में थी। ये एक बहुत बड़ा इवेंट था। इस शादी की छोटी सी छोटी डिटेल्स पर मीडिया की पैनी नजर बनी हुई थी। लेकिन सितारों के जमघट में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब रेखा की एंट्री इस फंक्शन में होती है। रेखा ने सफेद रंग की बेहद खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी। उनके माथे पर एक लाल बिंदी थी, लेकिन उनके श्रृंगार के जिस पहलू ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा वो था उनकी मांग में भरा सिंदूर। रेखा के आते ही कैमरों का रुख पल भर में सबको छोड़कर उनकी तरफ मुड़ गया। उनके इस नए रूप को कैमरे में कैद करने की जैसे होड़ सी लग गई। पूरी महफिल में अटकलों की सरगोशियां तैरने लगी थीं। हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल था, क्या हिंदी फिल्मों की सबसे डिजायरेबल सुपरस्टार रेखा ने शादी कर ली है? रेखा की इस प्रेजेंस पर सिने ब्लिट्स ने लिखा, रेखा की मांग में सजे सिंदूर पर नजर डालिए। सिंदूर तो सिर्फ शादीशुदा औरतें लगाती हैं।
क्या वो अपने रिश्ते का ऐलान कर रही हैं? रिपोर्ट के मुताबिक ऋषि कपूर और नीतू सिंह को बधाई देने के बाद रेखा सीधे आरके स्टूडियो के बगीचे के बीचों बीच जाकर खड़ी हो गई और फिर हर कुछ सेकंड में उनकी नजरें सिर्फ अमिताभ बच्चन की तरफ घूम जाती थीं। कुछ देर बाद रेखा ने हिम्मत जुटाकर अमिताभ बच्चन के साथ थोड़ी देर बातचीत की। जया ने काफी देर तक खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपना सिर झुका लिया और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। बाद में जब मीडिया ने रेखा से उनके माथे पर सिंदूर के हवाले से सीधा सवाल किया तो उन्होंने महज इतना कहा कि वो इस पार्टी में सीधा शूटिंग के बाद आई थी। उन्होंने अपने किरदार का लिबास पहन रखा था और जल्दबाजी में वो माथे से सिंदूर हटाना भूल गई थी। रेखा, अमिताभ और जया के रिश्तों का सिलसिला अब एक नया मोड़ लेने वाला था। साल 1981 में रेखा के करियर की सबसे बेहतरीन मुजफ्फर अली की डायरेक्टोरियल फिल्म उमराव जान रिलीज होती है। 19वीं सदी के नवाबी लखनऊ की पृष्ठभूमि में बसी उमराव जान की कहानी अमीरन नाम की एक मासूम लड़की से शुरू होती है, जिसे अगवा करके एक कोठे पर बेच दिया जाता है, जहां वो बड़ी होकर मशहूर तवायफ और शायरा उमराव जान बनती है। शोहरत, अदब और मोहब्बत से सजी उसकी जिंदगी बार बार जुदाई, बेवफाई और अधूरी आरजू की कसौटी पर परखी जाती है। आखिरकार उसकी कहानी उस दौर की एक ऐसी औरत की दर्द भरी दास्तां बन जाती है जिसे समाज उसकी कला के लिए सराहता तो है, लेकिन कभी पूरी तरह अपना नहीं पाता। रेखा की इस बेहद सजग और संजीदा अदाकारी पर उनके डायरेक्टर मुजफ्फर अली कहते हैं, रेखा की सबसे खास बात यह है कि उनमें उनके अतीत की परछाइयां साफ दिखाई देती हैं। उनकी आंखें उस दर्द का एहसास कराती थीं जिसने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। जिंदगी लोगों को झकझोरती है और अगर उनके भीतर एक कलाकार हो तो वही सफर उन्हें और निखार देता है। रेखा इसकी जीती जागती मिसाल है। मुजफ्फर अली आगे कहते हैं, वो उनसे मोहब्बत करती थी और करती हैं। उन्हें रेखा को एक पहचान जरूर देनी चाहिए थी। अमिताभ को रेखा से शादी कर लेनी चाहिए थी। साल 1981 में ही रेखा की एक और फिल्म यश चोपड़ा की डायरेक्टोरियल सिलसिला रिलीज होती है। सिलसिला एक लव ट्रायंगल फिल्म है। फिल्म सिलसिला के क्लाइमैक्स में अमिताभ बच्चन का किरदार अमित अपनी प्रेमिका चांदनी को छोड़कर अपनी पत्नी शोभा के पास लौट आता है। मुझे यकीन था कि तुम जरूर वापस आओगे। ये क्लाइमैक्स जया बच्चन के लिए किसी पोएटिक जस्टिस से कम नहीं था। सिलसिला का ऑफर जब रेखा के पास पहुंचा तो उन्होंने तुरंत ही फिल्म साइन कर ली। रेखा सुपरस्टार बन चुकी थी, मगर फिर भी जया को रेखा से बेहतर अदाकारा माना जाता था। रेखा के पास अब जया के सामने खड़े रहकर अपने अभिनय का लोहा मनवाने का शानदार मौका था। जया के साथ काम करने को लेकर रेखा ने एक इंटरव्यू में बहुत ही बेबाक अंदाज में कहा था, जब तक हमें कोई झकझोरता नहीं तब तक हमें हमारी असली कीमत का एहसास नहीं होता। सिलसिला के क्लाइमैक्स में जया की किरदार शोभा के विश्वास की जीत हुई थी। इस पर चांदनी रेखा कहती हैं, आप अपने विश्वास के साथ रहिए, मुझे मेरे प्यार के साथ रहने दीजिए। यह महज डायलॉग नहीं था, ये रेखा की हकीकत है जिसे वो आज भी जी रही हैं। जिस रिश्ते को नाम देना मुश्किल हो जाए वो रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। सिलसिला ने लोगों के सामने मियां बीवी और माशुका के रिश्ते की वो तस्वीरें रखी जो आज तक लोगों के जहन में धूमिल नहीं हुई हैं। तारीख 26 जुलाई साल 1982। फिल्म कुली के सेट पर एक एक्शन सीन को शूट करते वक्त अमिताभ बच्चन का एक जानलेवा एक्सीडेंट हो जाता है। उनकी हालत बहुत नाजुक थी। जया अपने पति की सलामती के लिए सब कुछ कर रही थी। सारा देश अमिताभ के लिए प्रार्थनाएं कर रहा था। देश की नामी हस्तियां व्यक्तिगत रूप से अमिताभ बच्चन का हाल जानने मुंबई के ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में पहुंच रही थीं। मगर रेखा को अमिताभ से मिलने की इजाजत नहीं थी। रेखा अपनी बेबसी बयां करते हुए कहती हैं, जरा सोचिए, मैं उस इंसान तक अपने जज्बात भी नहीं पहुंचा पा रही थी। मौत को तो मैं फिर भी कबूल कर लेती, लेकिन ऐसी बेबसी को नहीं जहां इंसान चाहकर भी कुछ ना कर सके। 80 के दशक में रेखा की निजी जिंदगी चाहे जैसी भी रही हो,
मगर इस दशक में वो अपने करियर की कुछ बेहतरीन फिल्मों में नजर आती हैं। इनमें खूबसूरत, कलयुग, विजेता, उत्सव, इजाजत और बीवी हो तो ऐसी सबसे अहम फिल्में हैं। साल 1988 में रेखा राकेश रोशन की डायरेक्टोरियल एक सुपरहिट रिवेंज ड्रामा फिल्म खून भरी मांग में लीड रोल निभाती हुई सिल्वर स्क्रीन पर दिखाई देती हैं। फिल्म के डायरेक्टर राकेश रोशन ने रेखा की गर्ल नेक्स्ट डोर और ग्लैमरस इमेज को एक ही फिल्म में बहुत बेहतरीन तरीके से पिरोया था। खून भरी मांग रेखा के लिए करियर डिफाइनिंग फिल्म बन जाती है और आखिरकार ये बात सच साबित हुई कि अगर सही मौके मिले तो रेखा अपने दम पर एक फिल्म को हिट करवाने का मादा रखती है। यहां दिलचस्प यह है कि करियर में अपने एक रफ पैच से गुजरने के बाद अमिताभ बच्चन ने भी फिल्म शहंशाह से साल 1988 में ही कमबैक किया था। खून भरी मांग की कामयाबी के बाद दर्शकों ने रेखा को लेडी अमिताभ बुलाना शुरू कर दिया। इस वक्त रेखा से बड़ी कोई भी फीमेल सुपरस्टार नहीं थी, लेकिन सुपरस्टार का यह स्टेटस ज्यादा वक्त तक उनके साथ नहीं रहा। श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, मीनाक्षी शेषाद्री और जूही चावला जैसी अभिनेत्रियां फिल्म दर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह और भी मजबूत करती जा रही थी। तारीख 4 मार्च साल 1990। रेखा एक दिल्ली बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अग्रवाल से शादी कर लेती हैं। मुकेश की बॉलीवुड के सितारों से गहरी दोस्ती थी। वो शुरुआत में रेखा को एक समझदार और सच्चे इंसान लगे, लेकिन गुजरते वक्त के साथ उनका बर्ताव रेखा को परेशान करने लगा था। दोनों के बीच के रिश्तों में आती दरारें अब साफ दिखाई देने लगी थी। जब इस रिश्ते को संभालना रेखा के लिए मुश्किल हो गया तो रेखा ने महेश से दूरी बनानी शुरू कर दी। लेकिन तारीख 2 अक्टूबर साल 1990 को मुकेश ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने खुदकुशी करने के लिए रेखा के दुपट्टे का इस्तेमाल किया था। यह खबर पूरे देश को झकझोर कर रख देती है। रेखा मुकेश के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुई। देखते ही देखते हर कोई रेखा के खिलाफ खड़ा हो गया। उन्हें नेशनल वैम्प डिक्लेयर कर दिया गया। उनकी फिल्मों के पोस्टर्स पर उनके चेहरे काले कर दिए गए। मुकेश की मां का मातम पूरे देश की सुर्खियां बन गया। वो डायन मेरे बेटे को निकल गई, भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। पूरा देश रेखा से जवाब चाहता था। फिल्म इंडस्ट्री ने भी रेखा पर कोई रहम नहीं किया। दिसंबर 1990 फिल्मफेयर को दिए अपने एक इंटरव्यू में रेखा ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, मैंने मुकेश की जान नहीं ली। मैं बस इतना चाहती हूं कि जो लोग मेरे लिए मायने रखते हैं, मेरे अपने, मेरे चाहने वाले, मेरा परिवार, वो सच जाने। मैं उन औरतों में से नहीं हूं जो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए टूटी हुई शादी का बोझ उठाती फिरे। मैंने इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी, पूरे यकीन और पूरी कोशिश के साथ निभाना चाहा था, लेकिन शायद मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि एक शादी को निभाने के लिए 2 लोगों का साथ जरूरी होता है। लोग इस नतीजे पर कैसे पहुंच गए कि वो दुपट्टा मेरा ही था? क्या उस पर मेरा नाम लिखा हुआ था? रेखा की तकलीफ तब और बढ़ गई जब 1991 में रेखा की मां पुष्पावली का निधन हो गया। जिंदगी की इन घटनाओं ने रेखा को पूरी तरह बदल कर रख दिया। वो मीडिया की नजरों से दूर चली गई। इस दौरान रेखा के लिए उनकी मैनेजर और सेक्रेटरी फरजाना ढाल बनकर खड़ी रहीं। रेखा और फरजाना का रिश्ता भी लोगों के लिए एक पहेली है। फरजाना रेखा के साए की तरह हमेशा उनके साथ रहती है। मुकेश अग्रवाल की मौत के बाद रेखा और फरजाना का रिश्ता लोगों के सामने आया और कहा गया कि रेखा बाइसेक्सुअल है। रेखा ने इसे बीमार मानसिकता की उपज बताया। रेखा और फरजाना के रिश्ते पर मशहूर पत्रकार जेरी पिंटो का कहना था, कई बड़ी अभिनेत्रियां जिन्हें पुरुषों ने गहरे जख्म दिए, उन्हें औरतों के साथ रिश्ते में सहारा मिला। मुझे लगता है कि फरजाना रेखा की जिंदगी में कहीं ना कहीं अमिताभ की जगह ले बैठी। उनकी तस्वीरें देखिए, चौड़े कोट, अमिताभ जैसी हेयर स्टाइल, ये सब काफी अजीब लगता है। रेखा ने इस पर कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझा। आखिरी सांस तक रेखा की मां पुष्पावली को जेमिनी गणेशन के साथ अपने रिश्ते का हक कभी नहीं मिला। लेकिन 1994 में जब फिल्मफेयर ने जेमिनी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने का फैसला किया तो उन्हें यह सम्मान देने के लिए रेखा को बुलाया गया। अवार्ड लेते हुए जेमिनी ने कहा, इसे अपनी बॉम्बे वाली प्यारी बेटी के हाथों से लेना मेरे लिए खुशी की बात है। रेखा का पूरा बचपन अपने पिता के साए के बिना गुजरा था। ये टीस रेखा और उनकी मां पुष्पावली दोनों के दिलों में बरसों तक जिंदा रही।
लेकिन उस दिन जैसे बरसों की दूरियां पिघलने लगीं। रेखा के चेहरे पर पहली बार अपने पिता का प्यार मिलने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। और इस इवेंट के बाद पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में रेखा को डीवा का दर्जा मिल जाता है। जिंदगी की हर मुश्किल का सामना रेखा ने अपने कद से ऊंचा उठकर किया था और 90 के दशक से अब तक इन 30 से 35 सालों में रेखा एक हीरोइन से कहीं ज्यादा एक पहेली, एक मिथिकल लेजेंड बन चुकी हैं। रेखा ने अमिताभ को हासिल करने की कभी जिद नहीं की, बस उन्होंने अमिताभ को भूलने से इनकार कर दिया। रेखा ने टॉक शो रॉन्डेवू विद सिमी गरेवाल में कहा था, मैं जानती हूं कि जिस दिन वो अपनी पत्नी को छोड़ देंगे उस दिन वो मेरी नजरों से भी गिर जाएंगे। जो औरत उनके लिए अपना सब कुछ छोड़ सकती है, अगर वो उसे भी छोड़ दे तो मुझे छोड़ना उनके लिए और भी आसान होगा। इसलिए मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती। रेखा की कहानी में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताइए कि आने वाले एपिसोड्स में आप किन सितारों की कहानियों को सुनना पसंद करेंगे। कैमरे पर इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारे साथी मिस्टर आदेश पाल और साउंड पर है मिस्टर संदीप पांडे और आप देख रहे हैं जिस्ट।